तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। देखो, सबसे पहले जैसे ही आप न्यूज़पेपर को खोलोगे, कुछ दिनों से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हमारे सामने चल रहा है। वो इशू है सैमसंग कंपनी को लेके। इस पर्टिकुलर इशू को आपने मल्टीपल जगह बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। बेसिकली अगर मैं एक लाइन में इस इशू को डिफाइन करना चाहूँ तो सैमसंग कंपनी के अगेंस्ट जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रेड यूनियन बनाने की इजाज़त दी जाए। अब यहाँ पे ये जो पूरी टसल है वो एक फॉरेन फर्म जो कि काम कर रही है भारत में और भारतीय वर्कर जो लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, इसके बीच में चल रही है। अब बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, क्या मुझे इनकी डे टू डे फाइट में कोई इंटरेस्ट है कि वर्कर्स क्या बोल रहे हैं उस पर कंपनी क्या जवाब दे रही है? जवाब है नहीं। मेरा इंटरेस्ट ये है कि इसके रिस्पेक्ट में क्या मैं कोई ऐसे क्वेश्चंस को पिन पॉइंट कर सकता हूं या यूपीएससी कोई पिन पॉइंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती है, इसको फाइंड आउट करना। तो जब इस पूरे इशू को पढ़ा जाता है तो यहां पे आता है वर्कर राइट्स, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे गिग वर्कर्स के बारे में हम सोशल सिक्योरिटी नेट उनको प्रोवाइड करने की बात पढ़ते हैं, वैसे ही इस कंपनी के जो वर्कर्स हैं इनको क्या ट्रेड यूनियन बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैट्यूटरी एक्ट में इन्हें यह ताकत प्रोवाइड की गई है? हमें यह पता करना चाहिए। बेसिकली मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि इसकी जो लीगैलिटीज हैं हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। ट्रेड यूनियन के प्रॉज और कॉन्स के बारे में पता करना चाहिए। हमें पता करना चाहिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहां पे इस एआईटीयूसी का क्या रोल रहा हमारे नेशनल मूवमेंट में। जब आप इस होलसम मैनर में इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे, जब जाके माना जाएगा कि आपने इस टॉपिक पे कमांड की है रादर देन रीडिंग द रिडंडेंट न्यूज। और ये चीज आपको समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो, बट किसी भी चीज को पढ़ने के पहले ये जरूर सोचा करो कि मैं इसे पढ़ क्यों रहा हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जिन पे मैंने अभी तक आपको जो भी बातें बोली वो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। मगर हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आज से 3 दिन पहले का एक आर्टिकल दिखाता हूं जहां पे बात की गई थी सैमसंग वर्कर्स के राइट के बारे में कि इनको यूनियनाइज करने का राइट मिलना चाहिए क्या। अब अगर आप ध्यान से इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो देखो, ये जो आर्टिकल है ये बात करता है ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में 1926 के। ये बात करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के बारे में। ये बात करता है यूनियन बनाने के राइट को लेके, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शंस दिए गए उसके बारे में। यहां पे ये आर्टिकल बात करता है फंडामेंटल राइट के बारे में, जहां पे एसोसिएट होने की ताकत, यूनियन बनाने की ताकत विद सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमें प्रोवाइड की गई है। तो ये डायरेक्ट आप देख सकते हो कि कितने मल्टीपल डायमेंशन से आपको कंपेयर करके यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। जब भी ट्रेड यूनियन की बात चलेगी वहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग न्यूज में आ जाएगा। जब आप ऐसी की टर्म्स को देखते हो तो एक स्टूडेंट का दायित्व होता है कि वो सिर्फ ट्रेड यूनियन एक टर्म को नहीं बल्कि इन चीजों को भी ध्यान रखे, क्योंकि हो सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लें। अब आधी जनता एग्जाम में मूर्खों जैसे सोचती रहेगी कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, अगर उसने कभी भी इस तरीके से पहले पढ़ने की कोशिश नहीं की कि हाँ यार कलेक्टिव बार्गेनिंग ट्रेड यूनियन में पढ़ा था तो ये उस मैटर की बात चल रही है। बस क्वेश्चन क्रैक करना ही यूपीएससी में आधी जीत होती है। ठीक है, फिर यहां पे उन्होंने आपको कुछ स्टैट्यूटरी एक्ट में जो ताकतें दी गई हैं, जैसे अभी हमने इंडियन इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा, राइट, उसके कुछ सेक्शंस के बारे में बताया है कि उनमें आपको क्या क्या राइट मिलता है। तो ये चीजें अगर आपको पता है तभी आप प्री और मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब बताता हूं आपको पीवाईक्यूज। अब आप लोग ये देखो, यूपीएससी सीआईएसएफ 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 3 साल पहले, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। आप सबको दिख रहा होगा। अब आप सब ये देखने की कोशिश करो कि कितना डीप डाउन जाके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने फ्रेम किया है। आप देखो कि वहां पे आपसे वो सेक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, 22, 23, 24, 29। अब एक एस्पिरेंट इस चीज को देख के ये बोलेगा, जो कि बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते भी हैं एग्जाम के बाद कि तू तो तुक्केबाजी सिखाता है। नहीं, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि आपके पास बहुत सारे एक्ट है पढ़ने के लिए।
जैसे आप में से कोई बोलेगा कि ऐसे तो हमें फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। ऐसे तो हमें जो अभी आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में बता रहे हो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। बट क्या फैक्ट्रीज एक्ट अभी न्यूज में चल रहा है? पिछले 6 महीने में आपने कहीं पे भी फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर लगातार आर्टिकल्स देखे? जवाबे नहीं देखे। बट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे आपको लगातार आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल यही आर्टिकल बात कर रहा है इस एक्ट के बारे में और इस सेक्शन के बारे में, सेक्शन 22, जो कि प्रोहिबिट करता है स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और विदाउट गिविंग एम्प्लॉयर नोटिस विद इन 6 वीक। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि क्यों न्यूज़पेपर सेक्शंस की बात कर रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, और क्यों यूपीएससी इन क्वेश्चंस को पूछ रहा है, और कैसे आपको कनेक्ट करना है जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये बात नहीं जानते कि ऐसे भी क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करता है। अब सिविल सर्विसेज में जब वो क्वेश्चन को फ्रेम करेगा तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो सिर्फ सेक्शन के बारे में न लिखे, क्योंकि हम जानते हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है। बट अगर आपको ये चीज आती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, तो आपको इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में चीजों को पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी की सोच को पकड़ा कैसे जाता है, कैसे जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो उसमें से चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने काम के लिए और बाकी चीजों को रिडंडेंट सोच के समझ के छोड़ दिया जाता है। जिस दिन आपने ये स्किल, ये कला सीख ली, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव स्टडी। पढ़ो उतना, जरूरी है जितना। अब यहां पे मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पे आपको बताने के लिए, बट मैं आपको इस एक क्वेश्चन को दिखा के इस पूरे टॉपिक को सम अप करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के कोर्स में मैं बहुत ही इलेबोरेटली इन सारी चीजों को अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो वहां पे हम इस चीज को और इलेबोरेटली देखेंगे। बट फॉर अ टाइम बिंग, जब तक मैं आप लोगों के लिए माइंड मैप बना के नहीं लाता, पीवाईक्यूज को ऐड करके आपको लेक्चर डिलीवर नहीं करता, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस आर्टिकल को एक बार खुद से गो थ्रू करोगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया है, आपको सोच बताई है कि पढ़ना आपको किस तरीके से। तो एक बार आप खुद से जस्ट रीड करके रखो, रेस्ट इट्स अप टू मी, जैसे कि मैं हर बार करता हूं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम मान के चलेंगे कि हमारा कंप्लीट है। इसी के साथ हम जानते हैं कि लगातार हमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बारे में अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं, बट अगेन हम इस टॉपिक को स्किप करेंगे, क्योंकि अभी पिछले न्यूज़पेपर सेशंस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एसईओ के बारे में हमने किस तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर किया है और आपको किस तरीके से इसे पढ़ना है। मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जिसने भी प्रीवियस न्यूज़पेपर सेशंस नहीं देखे, अब ये उनकी जवाबदारी है कि वो जाके देखें। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू द मैपिंग। देखो, जैसे ही आपको कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है जहां पे कोई स्ट्रेटेजिक लिंक समझाई हुई है लद्दाख को लेके और आपको एक ऐसा मैप दिखाया हुआ है, मैं अपने हर स्टूडेंट को हर बार ये चीज़ रिकमेंड करता हूं कि आपको डेली बेसिस पे इन जोग्राफिकल लोकेशंस पे कमांड करनी पड़ेगी, वरना एग्जाम के डी डे पे आप खत्म हो जाओगे। आप लोगों को दौलत बेग ओल्डी हो गया, गालवान वैली हो गया, ये लगातार लोकेशंस न्यूज़ में चल रही हैं, क्योंकि हम फेस ऑफ कर चुके हैं चाइना के साथ में। अब अगर आपको अक्साई चीन का एरिया कहां आता है यही नहीं पता, और अगर आपको ये नहीं पता कि दौलत बेग ओल्डी, गलवान वैली के बिल्कुल पैरेलल एक नदी बहती है भारत में, और सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन बेसिक सा यूपीएससी ने पटक दिया, क्योंकि लगातार ये देपसांग प्लान हुआ, दौलत बेग ओल्डी हुआ, न्यूज में चल रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे कैसे? और आपको लगेगा कि वाह यार, कितना बेहतरीन क्वेश्चन यूपीएससी ने डिजाइन कर दिया कि इन सबके पैरेलल नदी कौन सी बहती है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचो अगर नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करने के लिए दे दिया उन्होंने इन लोकेशंस को, तो क्या आप सक्षम हो? सोच के देखो। नहीं तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कैसे, वो देखो। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है जिन पीडीएफ्स को, जिन वीडियोस के थ्रू मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। यह आपको दिख रहा है मैप हमारे प्यारे जम्मू एंड कश्मीर का, क्लियर। साथ ही यहां पे आपको बहुत सारी नदियां, बहुत सारे पहाड़, हर चीज एक ही मैप में मैंने डाल दी है। इससे बेहतरीन मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा, मार्क माय वर्ड्स। देखो यहां पे दौलत बेग ओल्डी दिख रहा है, दौलत बेग ओल्डी के पास क्या दिख रहा है? काराकोरम पास दिख रहा है। इसके ठीक ऊपर आपको क्या दिख रहा है? कारातागला दिख रहा है। दौलत बेग ओल्डी के नीचे चलोगे तो आपको क्या दिख रहा है? देपसांग प्लेन दिख रहा है। देपसांग के नीचे चले तो गालवान दिख रहा है। इसका मतलब अब मैं सक्षम हो चुका हूं कि अगर यूपीएससी मुझसे क्वेश्चन पूछती है कि इन्हें नॉर्थ से साउथ अरेंज करो,
तो मैं तो कर दूंगा। अगर वो मुझसे पूछते हैं कि गलवान वैली और ले इनमें से कौन नॉर्थ में आता है, तो भी मैं बताना में सक्षम हूं। और ये वही स्टूडेंट सक्षम होता है जिसने ये मेहनत करी होती है, क्योंकि मैं उस चीज को एग्जाम में बैठ के विजुअलाइज कर पाता हूं कि यार एक चीज यहां थी, दूसरी यहां थी, तीसरी और चौथी इसके यहां पे थी, मतलब ये नीचे ही थी, चलो हो गया नॉर्थ से साउथ खत्म। फिर वो ये भी विजुअलाइज कर पाता है कि दौलत भाई गोल्डी जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था तो नीली एक लाइन यहां पे बह रही थी, या मैं कहूं ऐसी एक लाइन बह रही थी जो एक नदी को दर्शा रही थी। अब ये जो नदी थी ये थी श्योक नदी, समझ पा रहे हो? तो इन सबके पैरेलल श्योक नदी बह रही है। फिर मैंने ये भी देखा था कि श्योक नदी के ऊपर एक ग्लेशियर का मेंशन किया था, वो कौन सा ग्लेशियर था? जवाब है रेमो ग्लेशियर। अब क्वेश्चन यूपीएससी कोई भी पूछ ले, अगर मेरी तैयारी ऐसी है कि मुझे रेमो ग्लेशियर से श्योक निकली, सियाचिन से नुब्रा निकली, श्योक में जाके नुब्रा मिल गई, ले के ऊपर, अगर मैंने इस लेवल पे प्रिपरेशन की हुई है ना, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूंगा। मैं तो ये तक बता दूंगा कि नुब्रा नदी श्योक से लेके ऊपर मिलती है। मैं ये भी बता दूंगा कि ये लद्दाख रेंज में पूरी एक्टिविटी हो रही है। इसके ऊपर वो क्या ही पूछ लेगा, और अगर इसके ऊपर वो पूछता है तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर उसका जवाब नहीं दे सकता, तो मैं भी उसके इक्वल फुटिंग पे रहूंगा। ठीक है, तो बस इतनी तैयारी हम लोगों को करनी है। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश करता हूं, मेहनत मैंने आप लोगों के लिए कर दी है, बट एट द एंड उसका फल आपको ही खाना पड़ेगा। जितने भी यहां पे इंपॉर्टेंट पासेस हैं आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं इसका एक अपडेटेड मैप वापस से डालने वाला हूं पीडीएफ, डोंट वरी, क्योंकि कुछ चीजें यहां पे मैंने अपडेट भी की हैं। जैसे यहाँ पे मोनेस्ट्रीज के बारे में अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने यहाँ पे मोनेस्ट्रीज के बारे में भी मेंशन कर दिया है। जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से कि ये लद्दाख रेंज में कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज आती हैं ले के पास, जैसे कारजोक, ठीक से, गोम्पा, माथो, शंकर, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे वो पूछते हैं। ठीक है, साथ ही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको एक ही मैप पे प्रोजेक्ट करनी है, एक ही जगह पे। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इस नेशनल पार्क के पास में कौन सी मोनेस्ट्री है, तो आना चाहिए, कौन सी माउंटेन रेंज है, तो आना चाहिए, कौन सी नदी बहती, तो आना चाहिए। ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको अचीव करना पड़ेगी अगर आप एक टॉपर बनने का सपना लेके आए हो तो। ये टोटली मेहनत है, इसमें कोई आपका आईक्यू नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगर नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो देखो ये बात कर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। साल भर में कम से कम 50 बार, ज़्यादा ही बल्कि, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात की जाती है। हर बार एक ही बात क्या होती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हर साल एक रैंकिंग आती है, उस रैंकिंग में भारत को वो बहुत पीछे फेंक देते हैं। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि हम सीरियस लेवल ऑफ हंगर पे खड़े हैं, ऐसा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का बोलना है। अब बहुत जल्द 2-4 दिन में आपको सुनने को मिलेगा कि सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकार दिया, या इस इंडेक्स को पूरी तरीके से नकार दिया क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। ठीक है, मुद्दा वो नहीं है, आपको तो अपने ऑब्जेक्टिव पे नजर रखनी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं इसका यूज कहां करूंगा। बस जब आपने ये बात सीख ली, आप इसका यूज करोगे फूड सिक्योरिटी में, आप इसका क्वेश्चन करोगे अगर पीडीएस में आपको कोई चीज लिखने के लिए आती है, आप इसका यूज करोगे मिड डे मील स्कीम में, आप इसका यूज करोगे अगर पोषण ट्रैकर या पोषण अभियान के बारे में आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो ये सारी जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर सीधे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया तो पॉवर्टी को कनेक्ट करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कनेक्ट करके, ह्यूमन इंटेलेक्ट को कनेक्ट करके, स्किल डेवलपमेंट को कनेक्ट करके, लिटरेसी, सबको जोड़ के आप एक आंसर लिख सकते हो। अब इसके लिए आपको बेसिक समझ होना चाहिए कि कौन से 4 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, जहां पे मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट सिर्फ रट के बैठ जाता है। अगर उससे स्टंटिंग के बारे में पूछ लो, अंडर नरिशमेंट के बारे में पूछ लो कि ये क्या होता है, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो बता नहीं पाता है। तो चारों इंडेक्स और उसके मतलब आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, कौन निकालता है इस रिपोर्ट को, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और इससे जुड़े हुए कुछ और टेक्निकल चीजें, जैसे अभी मैंने जो बताया, फूड सिक्योरिटी, पोषण अभियान, गरीब कल्याण योजना, नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन जो है, इसके बारे में, जहां पे हम इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बस इतनी स्टैटिक चीजें अगर आपको पता है तो आपको ऐसे आर्टिकल पढ़ने की 1% भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इंडियन इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक का कोर ऑफ द कोर टॉपिक है, कोर एकदम, उनके लिए आज क्या होमवर्क है वो सुन लो। तो आप लोगों को दोस्तों आज जाके पढ़ना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। देखो मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इस एक्ट को पढ़ चुके हैं, बट मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कम से कम 50 बार इस चीज को रिवाइज नहीं करते हो ना साल भर में, और अगर इस पे क्वेश्चन आया
तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल आएगा। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, यूपीएससी ने मिड डे मील स्कीम पे कुछ सालों पहले कैलोरीज को लेके क्वेश्चन पूछ लिया था कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में बच्चों को कितनी कैलोरीज मिड डे मील स्कीम के थ्रू हम देते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना 10 से 15 बार पढ़े? आपको चीज याद ही नहीं रहेगी, कैलोरीज। बिल्कुल वैसे ही अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपको ये पूछ लिया गया जैसे कि जो हेड ऑफ फैमिली है, राशन कार्ड जिसके नाम पे बनता है, वो जनरली कौन होती है? सबसे पहले क्या देखा जाता है कि किस परिवार में अगर वो व्यक्ति है तो उसका नाम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पर हाउस होल्ड पर मंथ कितना ग्रेन दिया जाता है, कितनी परसेंट जनता रूरल और कितनी अर्बन, और कितनी टोटल पॉपुलेशन इसमें कवर्ड होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आपको पोषण अभियान के बारे में पता होना चाहिए। पोषण अभियान किस कॉज के लिए लाया गया है, जैसे यहाँ पे आपको इनकम इनइक्वालिटी लिखना पड़ेगा अपने आंसर में, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, वाटर सैनिटेशन डिजीज के बारे में, साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में, डाइटरी हैबिट्स के बारे में। इन सब पे पोषण अभियान इंपैक्ट करता है। क्लियर? यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, और फिर हमने क्या टारगेट लिए हुए हैं, अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट। ये इकोनॉमी में मैं आपको सारी चीजें बहुत ही इलेबोरेटली पढ़ा चुका हूं। और फिर आता है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसके बारे में आपको रैंकिंग हर बार अपडेट खुद से करनी पड़ती है, वो आपका काम है। क्लियर? अब जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, ये डाटा मैंने आप लोगों के लिए रिसेंट का अभी निकाला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। देखो, अंडर नरिशमेंट 16% है भारत में, जो कि 24 करोड़ का डाटा एब्सोल्यूट टर्म्स में आता है। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, 16 + 2 × 2, इसको ऐसे याद रखना है, अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग और स्टंटिंग। क्लियर? फोर्थ, इसके इंडेक्स में कौन सा पैरामीटर आता है और वो कितना परसेंट है, ये आप सब मिलके मुझे चैट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस चीज को फाइंड आउट करने की हिम्मत और परिश्रम करते हो। ठीक है, देखो, अंडर नरिशमेंट 16% है, चाइल्ड वेस्टिंग 18% है भारत में, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में, स्टंटिंग है 35%। मुझे सिर्फ एक बार ये सोच के खुद से बताना कि अगर आपने ये मेहनत एग्जाम के पहले की है, आपके पास रेडी डाटा सेट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्वेश्चन आते ही मैं इस चीज को चिपकाऊंगा, पॉवर्टी का क्वेश्चन आते ही मैं इस चीज को चिपकाऊंगा, और जितनी बातें मैंने बताई, फूड सिक्योरिटी, मिड डे मील स्कीम, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे या आपके कॉम्पिटिटर को? ये आप सोचो, ये एक जंग है, इस जंग की तैयारी उस जंग होने से पहले की जाती है, ये है वो तैयारी। ठीक है, इसको याद कैसे रखा मैंने, +2 × 2, लगभग 16 से 18, 36, ऐसे आपको चीजों के मैप अपने दिमाग में बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आई। अब यही आप एक मजे की बात देखो, अभी आपने कल दैट इज 16 अक्टूबर को जब न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आपने यहां पे हंगर फ्री के आर्टिकल को देखा होगा, क्योंकि हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां आपने अपने फूड एक्सेस और इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम को देखा होगा, यहां पे आपने एग्रीकल्चर ईल्ड को देखा होगा, राइट? ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये किस चीज पे बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं उन्हीं कॉमन टॉपिक्स पे, डेट इज फूड सिक्योरिटी, डेट इज मिड डे मील स्कीम, और क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस हैं। अगर आपने इसके स्टैटिक पोर्शन को ढंग से पढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पहले से आती हैं। हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, देखो जैसे यहां पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात वो लोग कर रहे थे, राइट? अब अभी हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आर्टिकल पढ़ा, वहां पे फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होकर चलती है। ठीक है, और इन सबका बेसिस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2030 में हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए हुए हैं। तो अगर आपने इंटरकनेक्शन सीखा हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलने वाली है और आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव भी होने वाला है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पे मैं ऑलरेडी 4-5 मिनट का इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूं। बिल्कुल कुछ 5 से 7 पॉइंट है जो अगर आपको याद रहे तो आप किसी भी क्वेश्चन को याद अटेम्प्ट कर पाओगे, जैसे ग्रेट डाइवर्जेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट या ईस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे कि इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन एनी कंट्रीज डेवलपमेंट, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, जहां पे आप ब्रिटिशर्स की कॉलोनी जो हम थे और ब्रिटिशर्स की कॉलोनी जो अमेरिका थी, उन दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हो।
कि एक जगह वो रहना चाहते थे, एक जगह वो रहना नहीं चाहते थे, एंड सो at one place they have established the inclusive institutions, and on the other side, that is in India, they have established the extractive institutions. How the extractive institutions behaved और and how the inclusive institutions behaved, ऐसे कंपैरिजन फॉर्मेट में अगर आपने चीज को समझ लिया है तो क्वेश्चन वो कोई भी पूछे आप उसे आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो हो सकता है वो मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री में उस चीज को डाल के पूछें, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से पूछें या इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से पूछें, आप सक्षम बन जाओगे। तो मैंने आपको 4 से 5 मिनट में उसका जो क्रक्स है वो प्रोवाइड कर दिया है। आप किसी भी आर्टिकल को मत पढ़ो इस इकोनॉमिक्स से नोबेल प्राइज को लेके, वो सफिशिएंट है, और अगर कोई नया पर्सपेक्टिव निकल के आएगा तो मैं आपको जरूर उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं कुछ ऐसे इश्यूज की जो अभी पेंडिंग है मेरी तरफ से। अब मेरा होमवर्क जो कि मुझे पता है, जस्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं, आई विल टेक टाइम टू मेक माइंड मैप ऑन देम, क्योंकि उसे मुझे भी बहुत डीपली जाके स्टडी करना पड़ेगा। जैसे फिजियोलॉजी में जो मिला है, केमिस्ट्री में जो मिला है, मेडिसिन में जो मिला है, तो मैं उसमें थोड़ा सा और टाइम लूंगा ताकि आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा माइंड मैप, जहाँ पे जितने भी आरएनए के कॉन्सेप्ट, डीआई एसआई आरएनए क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे पहले भी इस चीज पे नोबेल प्राइज मिल चुका है मगर अब क्या इसमें बदलाव किए गए, सारी चीजें मैं डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। बहुत टिपिकल इशू है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको बहुत ईजी वे में बनाने के लिए। ठीक है, रेस्ट जो भी 3 दिन में न्यूज कवर्ड हुई थी वो मैंने आपको डिलीवर करी है, और भी जो टॉपिक्स हैं जो 1-2 मिसिंग है मैं जानता हूं वो आपको इन कमिंग डेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।